Hi guys, welcome back once again to your channel and today we are going to continue our chapter 5. ठीक है, chapter 5 हम डिस्कस कर रहे हैं that is basically from your genetics. हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलरेडी हमने कवर कर रखी हुई हैं. सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़. अगर आप उन वीडियोस को छोड़कर ये वीडियो देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, सो आपको इश्यूज़ आएंगे. आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप वीडियोस सारे देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है. ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. बेसिकली इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसे आपको मार्क करके रखना है एज इम्पॉर्टेंट एंड मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ कि इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अब आपका पेपर चाहे कुछ भी हो, नीट हो बेसिकली, आपका एम्स आए हो, ठीक है, CPMT हो, एनीथिंग. अगर आपका बायो है और NCERT बेसिस का नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो जेनेटिक्स का ये टॉपिक आपको वहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है. और 3 से 4 क्वेश्चन इज़ हैविंग अ ह्यूज वेटेज गाइस. तो इसे आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है. ठीक, मैं यहाँ पर अब आपको थोड़ी डिटेल समझा रही हूँ, जनरल चीज़ें, फिर हम उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो TH मॉर्गन जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? वेरिएशन डिस्कवर किया था किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो वेरिएशंस होते हैं उसके बारे में स्टडी किया. किसने? TH मॉर्गन ने, जिनका नाम यहाँ पर थॉमस हंट मॉर्गन पूरा दिया है. आप उसे TH मॉर्गन भी बोल सकते हो. यूजुअली हम TH मॉर्गन ही बोलते हैं क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी नाम से फेमस है, TH मॉर्गन एक्सपेरिमेंट. ठीक, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर है, जो हम आगे देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मॉर्गेनास्टर. ठीक है, तो इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. अब एक क्वेश्चन, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनमें ये किया जाता है कि जो मान लो इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि वाई ओनली ड्रोसोफिला ही क्यों चूज़ किया. इस टाइप के और भी चीज़ें हो सकती हैं, फ्रूट फ्लाइज के अलावा इस कैटेगरी की और भी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे कि मैंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि उन्होंने गार्डन पी ही क्यों ली थी. ठीक है, एक स्पेसिफिक रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे. इसी तरीके से इस चीज़ के पीछे भी, इन लोगों का एक्सपेरिमेंट करने का पीछे भी एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक रीज़न होता है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ड्रोसोफिला पर ही एक्सपेरिमेंट करने का क्यों सोचा. ठीक है, सबसे पहला रीज़न जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है कि आप ड्रोसोफिला को सिंथेटिक मीडिया में लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हो. ठीक है, मतलब इसे ईजिली लैब में ग्रो किया जा सकता है. ठीक, सेकेंड थिंग है इसकी, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है. दैट इज़ 14 डेज़ के अंदर आप इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. अब इस चीज़ का, इस पॉइंट का यहाँ पर मेंशन करने का क्या है कि आपको रिकॉम्बिनेशन डिस्कस करना है. ठीक है, तो इनका मोटिव क्या था कि हम ऐसा कुछ एनिमल या प्लांट लें जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो. क्या हो? लाइफ साइकिल शॉर्ट हो. तो जब लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी तो सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रोसेसेस है वो जल्दी होंगे. तो इन दैट केस जब हमारी फ्रूट फ्लाई है उसका कितना टाइम लग रहा है? उसे टाइम लग रहा है आपका 14 डेज़. कितना? 14 डेज़ लग रहा है, या आप इसको बोल सकते हो 2 वीक्स. तो ये है शॉर्ट लाइफ स्पैन है. तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जेनेटिक्स के, उन्हें जल्दी डिस्कस कर सकते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो सिंगल मेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कई सारी फ्लाइज को प्रोजेनी में कन्वर्ट करते हैं. मतलब एक बार के रिप्रोडक्शन प्रोसेस से बहुत नंबर्स में आपका फ्रूट फ्लाइज डेवलप होती हैं. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनती हैं. तो ये एक फ़ायदे का था इनके लिए, क्योंकि इन लार्ज प्रोजेनी से ये बहुत सारी वेरियस चीज़ों को एक साथ ही
देख सकते थे, ठीक है। इन दैट केस बेसिकली व्हाट हैपन्स कि इनको ज़रूरत क्या थी, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एरियाज़ में, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको 2 डिफरेंट सेक्स चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल आपका अलग अलग चाहिए होता है। तो ड्रोसोफिला में आपको डिफरेंट सेक्सेस आराम से दिख जाते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है। और जो लास्ट चीज़ थी, उन्होंने ये क्या किया, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी थी कि इसे आप लेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लो माइक्रोस्कोप के अंदर भी इन्हें आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाई ओनली ड्रोसोफिला वाज टेकन बाय T.H. मॉर्गन टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो आपको यही सारे पॉइंट्स वहाँ पर बताने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, T.H. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, इन सारे नाम से बहुत फेमस है। इनका पूरा नाम बहुत कम लोगों को पता है, बट मैंने यहाँ पर अगर मेंशन किया है तो उसे आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, याद होना चाहिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? रिकॉम्बिनेशन के ऊपर किया था। तो ये सारी बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक्स से पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ने के पीछे रहते हैं और बेसिक्स नहीं क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हैं हमारे T.H. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रूट फ्राइज के बीच डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ सिंगल टाइम। तो इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेंगी। बेसिकली इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी, डू प्रेफर योर NCERTs ऑल्सो। इन्होंने क्या लिया, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स को ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल्स के साथ क्रॉस करवाया। फिर से समझो किस किस चीज़ों को लिया इन्होंने। 2 कैरेक्टर्स आपको लेने हैं, तो उन 2 कैरेक्टर्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या लिए। पहला तो आपको पता है, एक फीमेल होना चाहिए और दूसरा मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फीमेल होनी चाहिए और दूसरी मेल होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया। अब इन्होंने सबसे पहले बॉडी कलर लिया। बॉडी कलर में इन्होंने फीमेल के लिए येलो लिया और मेल के लिए ब्राउन लिया, ठीक। दूसरा कैरेक्टर जो इन्होंने लिया वो लिया आई कलर। क्या लिया? आई कलर। तो रेड, जो मेल था उसके आई कलर क्या था? रेड। और जो फीमेल थी उसकी आई कलर क्या थी? वाइट। तो इसी चीज़ों पर इन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया फ्रूट फ्लाइज में। किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाइज में। तो ये क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या कैरेक्टर लिया था और क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक। तो मेल एंड फीमेल में इन्होंने बॉडी कलर एंड आई कलर के बेसिस पर अपना एक्सपेरिमेंट करवाया। फीमेल का बॉडी कलर येलो था, मेल का ब्राउन, और आई कलर इन्होंने फीमेल का वाइट लिया था और मेल का क्या था? रेड था, ठीक। इसके बाद इन्होंने जब इसको क्रॉसिंग करवाया तो इनको F1 प्रोजेनी मिली। F1 प्रोजेनी को इन्होंने इंटरक्रॉस करवाया। जैसा हम लोगों ने नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसीजर में पढ़ रखा है, वही सेम प्रोसेस इन्होंने किया, क्योंकि मेंडल ने बेसिक्स ऑलरेडी दे दिए थे, ठीक। तो F1 प्रोजेनी को इन्होंने इंटरक्रॉस करवाया, और जब F1 प्रोजेनी को हमने इंटरक्रॉस करवाया तो वहाँ पर इनको क्या देखने को मिला कि F2 प्रोजेनी जो बनी वहाँ पर F2 रेशियो देखने को मिला। सबको पता है F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मैंने बता कर रखा है। फिनोटिपिक रेशियो टिप पे होना चाहिए, सबके टिप पे होना चाहिए। 9:3:3:1, ठीक। क्या? 9:3:3:1, ये सबको एकदम याद होना चाहिए। जैसे ही कोई F2 का आपको फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, यू शुड हैव इन योर पॉइंट्स एट योर फिंगर टिप्स इन योर माइंड कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो पॉइंट क्या होगा? ये होगा,
ठीक। तो इन्होंने जनरली जैसे मेंडल ने क्रॉस करवाया सब कुछ सारा प्रोसीजर इन्होंने सेम करवाया। पहले इन्होंने 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 कैरेक्टर्स लिए, उसके बाद उन दोनों कैरेक्टर्स को इन्होंने क्रॉस करवाया, फिर F1 प्रोजेनी को इंटर क्रॉस करवाया, देन F2 प्रोजेनी मिली और F2 प्रोजेनी का जो रेशियो था वो 9:3:1 मिला। ठीक है। तो इन्होंने जो मेंडल रेशियो इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अपने एक्सपेरिमेंट का। क्या दिया? तो इन्होंने कहा कि जो जीन्स इन्वॉल्व हैं वो किस पर लोकेटेड है, कौन से क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। इन्होंने ये बताया मेंडल के रेशियो के बेसिस पर, जो रेशियो आया है उसके बेसिस पर इन्होंने अपने रिजल्ट को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया वो क्या बताया था कि व्हेन 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर मच हायर देन दोज ऑफ नॉन पेरेंटल। ठीक। इसका क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी क्रोमोसोम पर, ठीक है, 2 जीन्स लोकेटेड हैं सेम क्रोमोसोम पर, तो वहाँ पर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का परसेंटेज हाई होता है। मतलब पेरेंट जीन का कॉम्बिनेशन जो होता है क्रोमोसोम का वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल। मतलब क्या हुआ? पेरेंटल क्या है कि जो आपके पेरेंट्स से जीन है, मतलब अगर फीमेल की बॉडी में है कॉम्बिनेशन हो रहा है जीन का क्रोमोसोम के ऊपर, तो पेरेंट की बॉडी का कौन सा जीन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ले रहे हैं एज अ क्रोमोसोम कि हमारे क्रोमोसोम यहाँ पर हमने ले लिया, हमने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है, इस पर हमने ये भी कहा कि ये 2 जीन हैं जो लोकेटेड हैं। एक जीन यहाँ पर लोकेटेड है, ये है एक जीन, और ये है आपका सेकेंड जीन। ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी पेरेंट रहेगा, अगर ये जीन 1 है आपका और ये जीन 2 है, तो इनके कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बाइन होके एक सिंगल जीन का रिजल्ट देने का चांसेस बहुत हाई होते हैं, रादर दैन कि अगर किसी दूसरे पेरेंट का जीन यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर जीन C लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जीन C लगा हुआ है, तो इस जीन C अगर दूसरे किसी पेरेंट का है तो वो कंबाइन नहीं करेगा, जितना ज़्यादा हाई रेशियो सेम पेरेंट के जीन का होगा। हम एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ अच्छे से। इनका कहने का मतलब है कि हमने ये एक जीन लिया है, क्या लिया है? हमने एक ये क्रोमोसोम लिया है। ठीक है। हमने एक क्रोमोसोम ले लिया, हमने ये कहा इनसे कि इस पर 2 जीन लगे हुए हैं, एक जीन यहाँ लगा हुआ है, ठीक, दूसरा जीन यहाँ लगा हुआ है, और एक जीन और लगा हुआ है सेंटर में। ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, मैंने ये कहा है कि यहाँ पर ये जीन 1 जो है और ये जीन 2 जो है ये क्या है? सेम पेरेंट का है। क्या है? सेम पेरेंट का है। मतलब अगर फीमेल की बात हम कर रहे हैं तो ये दोनों जीन फीमेल बॉडी के हैं, और ये जो जीन 3 है ये मेल बॉडी से आया है। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि ये दोनों जो फीमेल बॉडी के जीन हैं इनके कंबाइन होने का रेशियो ज़्यादा होगा इस कंपेयर में कि ये दोनों जीन G1 और G2 आपके G3 से कहीं कंबाइन करें। कहने का मतलब है कि G1 और G2 का कंबाइन होने का परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक। आप ये चांसेस कम है कि G1 आपका G3 के साथ मैच करे मिले, या ये आपका किसके साथ मिले? G2 आपका G3 के साथ मिले। ठीक है। ये रेशियो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया कि आपको ये देखना है कि जो सेम क्रोमोसोम पर सेम पेरेंट के जीन होंगे उनके चांसेस ज़्यादा है कंबाइन करने के, एज फार कि कोई दूसरा पेरेंट से जीन आ रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, तो उन 2 पेरेंट्स में जब जीन कंबाइन होती है तो कोई कैरेक्टर डिफरेंस करके प्रोजेनी में आता है। तो वही कहा जा रहा है कि आपको अगर सेम पेरेंट है उसमें से कोई बाहर का जीन X आ रहा है और यहाँ पर जीन Y है, तो ये दोनों जीन जल्दी कंबाइन करेंगे एज कंपेयर को कि जीन X और जीन Y के कॉम्बिनेशन कहीं बने। अब आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपको पता होना चाहिए।
तो लिंकेज एंड क्या होता है कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, मतलब कि किसी क्रोमोसोम पे जो जीन्स का एसोसिएशन होता है एक दूसरे के साथ, रिजल्टिंग कॉम्पेरेबिलिटी होती है, उसे हम लिंकेज कहते हैं, ठीक। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा से कंबाइन करना। तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जब नॉन पेरेंटल जीन अब क्या है कि दो अलग अलग पेरेंट की जीन जब कंबाइन करती हैं तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। री मतलब होता है दोबारा से कंबाइन करना, ठीक। तो उसे हम दोबारा से क्यों कंबाइन करेगा, अगर ऑलरेडी वो एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर वो दोबारा से कब कंबाइन करेंगे, जब कोई नया जीन उनमें आएगा बॉडी में, क्रोमोसोम पर, तो वहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? ओके, सो रिकॉम्बिनेशन में दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करते टाइम आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और दो कंडीशंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो कंडीशंस मिलती हैं। पहली है रो रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है हाई रिकॉम्बिनेशन। ये बेसिकली इस टाइम होता है कि जब आपको जीन्स के अटैचमेंट के बारे में पता हो, ठीक। तो लो रिकॉम्बिनेशन कब देखने को मिलता है कि जब जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर टाइटली लिंक्ड होते हैं। क्या है कि सेम क्रोमोसोम पर जीन्स टाइटली लिंक्ड हो, और ये बेसिकली तब होता है जब हमारे जीन्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और हायर रिकॉम्बिनेशन हमें तब देखने को मिलता है कि जब सेम क्रोमोसोम पर लूजली पैक्ड हो। लूजली कब पैक्ड होंगे, जब जीन्स पर क्रोमोसोम दूर रहेंगे। कैसे, अब हम इससे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये भाई जीन है, क्रोमोसोम है, ठीक है। हमने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है। ये जब क्रोमोसोम है तो यहाँ पर हमने कहा कि ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है। अब हमने कहा इसमें दो कंडीशंस हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ये दो जीन है और एक यहाँ और एक यहाँ, ये दूसरे पेयर पर जीन है। क्या डिफरेंस है इसमें? ये दोनों जीन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं और ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं। तो इनके बीच जो लिंकेज होगा, जो लिंक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जल्दी रिकॉम्बिनेशन नहीं शो कर पाएंगे, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन लो होगा। वहीं ये दूर दूर है तो इनके बीच की जो लिंकेज की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लूज है। तो जब जीन्स दूर दूर है, लूज है, तो वो जल्दी से रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे अगर उन्हें कोई और जीन देख रही है बाहर की। तो यहाँ पर हाई रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज मिलेगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि भाई अगर जीन दूर दूर है तो हाई रिकॉम्बिनेशन होगा, और अगर पास पास है तो आपका लो रिकॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? तो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में हमारा इतना ही है। एक आपको पूरा प्रोसीजर दिया है एक्सपेरिमेंट का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर एक बेसिक्स को बताऊंगी जो कि रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। So that's all for today's video, guys. If you like the video, hit the like button, do subscribe to the channel and share with your friends so that they can also take the benefit of the content. That's all for today and see you soon in the next video.